डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे अंडजनन के बारे में, यानी कि oogenesis के बारे में कि जो ये अंडजनन का प्रोसेस है ये कहाँ होता है और इस पूरे प्रोसेस में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं oogenesis। oogenesis क्या है, अंडजनन क्या है। तो मादा अंडाशय के अंदर यानी कि फीमेल ओवरी के अंदर अंडाणुओं का बनना ही क्या होता है, अंडजनन कहलाता है। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है, अब यहाँ पर जो आपको हमने पढ़ाया था स्पर्मेटोजेनेसिस, उस प्रोसेस से थोड़ा सा oogenesis का जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है, उसमें अंतर होता है। सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो अंडजनन की प्रक्रिया होती है फीमेल के अंदर ओवरी में, मादा के अंडाशय के अंदर जो अंडजनन की प्रक्रिया होती है ये भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, यानी भ्रूणावस्था में ही ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि प्यूबर्टी स्टेज में ये स्टार्ट होगी, यौना अवस्था पर स्टार्ट होती है। ये भ्रूणावस्था में ही अंडजनन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, अंडजनन की प्रक्रिया मादा के अंडाशय में भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है। अंडजनन की जो प्रक्रिया होती है वो मादा के अंडाशय में भ्रूणावस्था से ही शुरू हो जाती है, यानी फिटल ओवरी के अंदर ही oogenesis होने लगता है। प्रत्येक अंडाशय में 20 लाख अंडजनन कोशिका का निर्माण हो जाता है। भ्रूणावस्था में ही ओवरी के अंदर प्रत्येक ओवरी में 20 लाख अंडजनन कोशिका का निर्माण हो जाता है। अंडजनन कोशिका को हम इंग्लिश में कहते हैं oogonia। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। जन्म के बाद अंडजनन कोशिका का निर्माण नहीं होता, यानी कि जब फीमेल का जन्म हो जाता है, बर्थ हो जाता है, तो उसके अंडाशय के अंदर जो oogonia सेल्स होते हैं, जो अंडजनन कोशिका होती है, उसका निर्माण नहीं होता है। ये केवल भ्रूणावस्था में ही ये प्रक्रिया होती है। अगला है, oogonia से भ्रूणीय अवस्था में ही प्राथमिक अंडक कोशिका बनती है, यानी कि प्राइमरी oocytes का जो फॉर्मेशन होता है वो भ्रूणीय अवस्था में ही हो जाता है। oogonia से भ्रूणीय अवस्था में ही प्राथमिक अंड कोशिका का निर्माण होता है, यानी कि oogonia से प्राइमरी oocytes का निर्माण जो है वो भ्रूणीय अवस्था में हो जाता है। यहाँ पर आप फिगर के द्वारा समझ लीजिए, डायग्राम बनाया गया है। देखिए यहाँ पर जैसे आपने जो है शुक्राणु जनन में आपने देखा था कि उसमें 3 अवस्थाएं होती थी, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्व प्रावस्था। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है, गुणन प्रावस्था है, वृद्धि प्रावस्था है और तीसरा क्या है, परिपक्व प्रावस्था यानी मैच्योरेशन फेज। तो सबसे पहला जो फेज है उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। ये ओवरी के अंदर ये प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर कुछ आदि कोशिकाएं होती हैं, प्रीमोडियल जर्म सेल्स, आद्य जनन कोशिका, प्रीमोडियल जर्म सेल्स। इसमें क्या होता है, माइटोसिस, होगा तो 1 से 2, 2 से 4 डिप्लॉयड सेल्स का निर्माण होगा। और ये जो प्रीमोडियल जर्म सेल से माइटोसिस डिवीजन करके जो सेल्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, oogonia। इनको oogonia कहा जाता है, अंडजनन कोशिका कहा जाता है। ये भ्रूणीय अवस्था में ही ये कोशिकाएं बन जाती हैं। अब ये पहला अवस्था हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन प्रावस्था, जिसमें प्रीमोडियल सेल्स जो होते हैं माइटोसिस करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं, oogonia का निर्माण करते हैं, बहुत सारे oogonia बनते हैं। अब दूसरा स्टेज है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में देखिए आप, ग्रोथ फेज में क्या होता है, वृद्धि प्रावस्था, यानी कि ये जो oogonia सेल्स होते हैं इनके अंदर वृद्धि होता है, इनका आकार बढ़ जाता है और ये जो है क्या बनाते हैं, प्राइमरी oocytes, प्राथमिक अंडक का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताया गया कि प्राथमिक अंडक कोशिका oogonia से भ्रूणीय अवस्था में ही प्राथमिक अंडक कोशिका बनती है, यानी कि ये जो oogonia सेल्स हैं ये भ्रूणीय अवस्था में ही क्या बना लेते हैं, प्राइमरी oocytes का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए
उगोनिया के अंदर भी क्या है 2n कंडीशन यानी डिप्लॉयड है ये भी, और प्राइमरी oocytes भी क्या है डिप्लॉयड है, क्योंकि यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर केवल वृद्धि हो रहा है, वृद्धि प्रावस्था चल रही है। तो ये उगोनिया सेल से क्या बना है प्राइमरी oocytes यानी प्राथमिक अंडक कोशिका का निर्माण हुआ है। अब तीसरे फेज में हम पहुंचते हैं मैच्योरेशन फेज यानी कि परिपक्वन प्रावस्था। यहाँ से परिपक्वन होता है oocytes का। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा प्राइमरी oocytes क्या करेंगे मियोसिस का काम करते हैं, मियोसिस डिवीजन होता है। तो इसमें आप देखिए, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, ये जो प्राइमरी oocytes यहाँ पर बनते हैं वृद्धि प्रावस्था के बाद में, तो इनके चारों ओर एक लेयर बन जाता है। ये प्राइमरी oocytes के चारों ओर एक लेयर बन जाता है। प्राथमिक अंडक कोशिका को ग्रेनुलोसा की कोशिका की परत घेर लेती है, यानी कि ये प्राथमिक अंडक कोशिका जो है इसके चारों ओर एक लेयर बन जाती है, इसकी ग्रेनुलोसा की लेयर बन जाती है, और तब इसे क्या कहा जाता है प्राथमिक पुटिका प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। बात समझिएगा, ये जो प्राइमरी oocytes हैं इनके चारों ओर एक लेयर बन जाती है, इनके चारों ओर एक लेयर बन जाएगी, और इस लेयर को कहा जाता है ग्रेनुलोसा लेयर, और इसका नामकरण जो है प्राइमरी oocytes से बदलकर क्या हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स प्राथमिक पुटिका, इसका नामकरण हो जाता है। एक फिगर के माध्यम से हम आपको समझाते हैं इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो ग्रोथ फेज में जो ये उगोनिया होते हैं इनके वृद्धि होने से प्राइमरी oocytes बनता है, और प्राइमरी oocytes के ऊपर एक लेयर बन जाता है जिसको हम कहते हैं ग्रेनुलोसा लेयर। तो यहाँ पर देखिए फिगर हमने बनाया है, ये क्या है बीच में प्राइमरी oocytes है जिसके चारों ओर के लेयर बन गया है, प्राइमरी oocytes के चारों ओर एक लेयर बन गया है जिसको हम कहते हैं ग्रेनुलोसा लेयर, ग्रेनुलोसा लेयर। तब इसका नाम बदल जाता है और क्या कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, इसको क्या कहता है प्राइमरी फॉलिकल, यानी कि प्राथमिक पुटिका का निर्माण हो जाता है। एक चीज समझ लीजिए कि जो रजो चक्र होता है उसके 5वें दिन से लेकर और 13वें दिन के बीच में जो ये फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, इसके लिए एक हार्मोन्स होता है FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होते हैं ये फॉलिकल यानी पुटिका निर्माण में जो है ये प्रेरक का कार्य करते हैं। अब आगे हम इसका डेवलपमेंट देखते हैं कि कैसे ये जो है प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन पुटिका में बदल जाती है। देखिए एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि बहुत संख्या में प्राथमिक पुटिका जन्म से यौनावस्था तक नष्ट हो जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि जो प्राइमरी फॉलिकल होता है यानी कि जो प्राथमिक अंडक कोशिका होती है वो बहुत सी संख्या में जन्म से यौनावस्था तक नष्ट हो जाती है। यहाँ पर लिखा गया है कि बहुत संख्या में प्राथमिक पुटिका यानी कि ये जो सेल्स है प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो जन्म से यौनावस्था तक नष्ट हो जाती है। यौना अवस्था पर हर एक ओवरी में केवल 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स शेष रह जाते हैं। आपने देखा था कि बहुत सारे उगोनिया बने थे लगभग 20 लाख की संख्या में, लेकिन यौना अवस्था पर जो फॉलिकल्स बचता है यानी कि प्राइमरी फॉलिकल्स जो बचते हैं उनकी संख्या केवल 60,000 से 80,000 होती है। रजो चक्र के दौरान एक प्राथमिक पुटिका, रजो चक्र जो होता है वो एक उसके हर महीने एक लाइफ साइकिल चलती है पुटिका निर्माण की। रजो चक्र के दौरान एक प्राथमिक पुटिका ग्राफियन पुटिका में बदल जाती है।
ध्यान दीजिएगा कि रजो चक्र जो होता है उसके 5वें दिन से लेकर और 13वें दिन के बीच तक का जो अंतराल है, इसके अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ग्राफियन फॉलिकल्स से 14वें दिन क्या होता है, ओवम का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं, अंडो उत्सर्ग कहा जाता है। तो इसको समझ लीजिए, प्राइमरी oocytes और ये ग्रेन्युलोसा लेयर बन गया, तो ये क्या कहा गया, प्राइमरी फॉलिकल्स कहा गया। सेकंड स्टेप में क्या हो गया कि ग्रेन्युलोसा लेयर के ऊपर एक और लेयर बन गया, ग्रेन्युलोसा का लेयर ही, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद में जो तीसरा स्टेप है उसको कहा जाता है टर्सरी फॉलिकल्स, तृतीयक पुटिका का निर्माण। प्राथमिक पुटिका का निर्माण, द्वितीयक पुटिका का निर्माण और तृतीयक पुटिका का निर्माण। तो तृतीयक पुटिका में कुछ परिवर्तन आता है, इससे प्राइमरी oocytes के बीच में क्या है, प्राइमरी oocytes हैं, प्राथमिक अंडक हैं, और इसके बाहर जो है एक लेयर बन जाता है जिसको कहते हैं थिका एक्सटर्ना, और इसके अंदर जो एक और लेयर है उसको कहते हैं थिका इंटरना। तो इसके बाहर दो लेयर बन जाता है, थिका एक्सटर्ना जो सबसे बाहर होती है, उसके अंदर जो होती है उसको थिका इंटरना कहते हैं। यहाँ बीच में एक कैविटी बन जाती है, ये कैविटी एक बन गई है जिसको एंट्रम कैविटी के नाम से जानते हैं। इसके टर्सरी यानी तृतीय पुटिका के अंदर एक कैविटी बन जाती है थिका एक्सटर्ना, और थिका इंटरना के अंदर उसको हम एंट्रम कैविटी के नाम से जानते हैं। अब इस टर्सरी फॉलिकल्स में, ये टर्सरी फॉलिकल्स है, ये टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर अनइक्वल डिवीजन होता है, यानी कि मियोसिस फर्स्ट होता है। अनइक्वल मियोसिस में क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, यानी कि गुणसूत्र क्या हो जाता है, हाफ हो जाते हैं। तो टर्सरी फॉलिकल्स में अनइक्वल डिवीजन होगा, यानी कि मियोसिस फर्स्ट होगा, और मियोसिस फर्स्ट होगा तो क्या होगा, दो स्ट्रक्चर बनेंगे, सेकेंडरी oocytes और फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ पर आप समझिए, प्राइमरी oocytes इसमें मियोसिस फर्स्ट हो रहा है तो दो संरचना बन रही है, एक बड़ी कोशिका है, एक छोटी कोशिका है। तो ये जो बड़ी कोशिका होती है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocytes, और ये छोटी कोशिका होती है इसको कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी के नाम से जानते हैं। अच्छा, सेकेंडरी oocytes जो होता है उसमें मियोसिस सेकंड होता है, तो जब मियोसिस सेकंड होगा तो क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा जो मैच्योर होगा, और इस पूरे इस स्ट्रक्चर को, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ओवम या अंडाणु के नाम से जानते हैं। और जो दूसरी कोशिका बनती है उसको हम सेकंड पोलर बॉडी कहते हैं। फर्स्ट मियोसिस में फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड मियोसिस में सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। इसके अलावा फर्स्ट पोलर बॉडी की कोशिकाएं जो होती हैं उनसे अतिरिक्त पोलर बॉडी का निर्माण होता है। अब ये थोड़ा सा साइंटिस्ट अभी इसको जो है डिफाइन नहीं कर पाए हैं कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी होता है वो आगे डिवीजन करती है कि नहीं करती है, लेकिन ये है कि ये जो पोलर बॉडी होते हैं इनका कोई फंक्शन विशेष नहीं होता है। फंक्शन मेन जो फंक्शनल होता है वो क्या होता है, वो अंडाणु होता है। तो इस स्टेज में अब ये अंडाणु कैसे बना है, ग्राफियन फॉलिकल्स से बना है, तो वो हमको समझना है कि ग्राफियन फॉलिकल्स कैसे बनते हैं। तो देखिए यहाँ अनइक्वल डिवीजन हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ क्या बना, एक बड़ी कोशिका बनी सेकेंडरी oocytes और एक कोशिका बनी छोटी फर्स्ट पोलर बॉडी। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो ये सेकेंडरी oocytes बने हैं, ये सेकेंडरी oocytes यहाँ पर हमने बनाया, ये देखिए इसकी ये जो सेकेंडरी oocytes है यहाँ पर हमने बनाया है सेकेंडरी oocytes। अब ये सेकेंडरी oocytes में परिवर्तन क्या होता है कि, अच्छा देखिए पोलर बॉडी है तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये पोलर बॉडी, मियोसिस फर्स्ट में पोलर बॉडी बना, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब देखिए यहाँ पर मैच्योरेशन फेज में क्या हो रहा है, देखिए सेकेंडरी oocytes के बाहर एक लेयर बन जाती है जिसको हम कहते हैं जोना प्लेसिडा। क्या कहते हैं, जोना प्लेसिडा के नाम से जानते हैं। जोना प्लेसिडा के बाहर एक और लेयर बन जाती है जिसको हम कहते हैं कोरोना रेडेटा। oocytes सेकेंडरी oocytes के बाहर एक लेयर बनती है जिसको हम जोना प्लेसिडा के नाम से जानते हैं, और जोना प्लेसिडा के बाहर एक और लेयर बनती है जिसको हम कोरोना रेडेटा के नाम से जानते हैं।
बाकी जो बाहर सबसे लेयर है वो क्या है, थीका इंटरना है, उसके बाहर क्या है, थीका एक्सटर्ना होता है। तो ये जो पूरी की पूरी संरचना होती है और ये कैविटी जो होती है इसको हम एंट्रम कैविटी के नाम से जानते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो संरचना होती है इसी को हम ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। ग्राफियन फॉलिकल क्यों कहा गया है, तो ग्राफियन एक साइंटिस्ट था जिसने पुटिका के इस डेवलपमेंट के बारे में बताया था और बताया था कि जो ये टर्सरी फॉलिकल्स होते हैं वहाँ से अनइक्वल डिवीजन होता है और फिर वहाँ से ओम का निर्माण होता है। तो इसीलिए इस फॉलिकल्स को, इस पुटिका को नाम दिया गया साइंटिस्ट के नाम के आधार पर ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ग्राफियन फॉलिकल्स से ही क्या होता है, ओवम का निर्माण होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग के नाम से जानते हैं। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे मेच्योर ओवम के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके पार्ट के बारे में, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो ये मियासिस सेकंड होता है ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, ओवरी के बाहर और फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है।